Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science Pathshala. My name is Astha Goswami and today I will discuss about ब्रायोफाइट्स. ठीक है, आज हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पढ़ाने के लिए, तो मैंने आज से स्टार्ट किया है ब्रायोफाइटा पढ़ाना. ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन और साथ ही एक जेनरा भी पढ़ेंगे जो कि रिक्सिया है. ठीक है, तो रिक्सिया के पूरे लाइफ के इवेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले ब्रायोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे आगे के टॉपिक पे. तो देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स स्टैंड इन बिटवीन थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है, इस लाइन का मतलब समझाती हूँ मैं आपको कि इवोल्यूशन के बेसिस पे जो ब्रायोफाइटा है इनको थैलोफाइटा, जिसको एल्गी कहा जाता है, ठीक है, और टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है. थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं हम कि बोला गया है कि इवोल्यूशन के बेसिस पे. ठीक है, इवोल्यूशन आप जानते हैं जैसे कि जो प्लांट्स थे, प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जो प्लांट्स धरती पे आए थे या उनका जो डेवलपमेंट हुआ था हमारी धरती पे, तो सबसे पहला जो प्लांट था वो कौन था? वो एल्गी था. ठीक है, सबसे पहले एल्गी इवॉल्व हुए थे, उसके बाद फंचाई, ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर जो है लास्ट में इवॉल्व हुआ एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो इवोल्यूशन के बेसिस पे ही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ब्रायोफाइटा है ये भी प्लांट्स हैं. ठीक है, तो ब्रायोफिटिक प्लांट्स जो हैं इनको किन के बीच में रखा गया है, किन दो प्लांट कैटेगरी के बीच में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा जो है एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है ब्रायोफाइट्स को. ठीक है, तो ये हो गया इस लाइन का मतलब. यहाँ पे इन्होंने इवोल्यूशन के बेसिस पे बात की है कि कौन सबसे पहले इवॉल्व हुआ, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया. ठीक है, उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स मेंशन किए जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लैंड प्लांट है वो कौन है? एल्गी, फंजाई, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो जो भी हैं, तो सबसे पहला लैंड प्लांट जो है वो कौन है? तो वो होगा ब्रायोफाइट्स, क्योंकि एल्गी ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा कि एल्गी जो है मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. ठीक है, तो पहला जो लैंड प्लांट है वो है ब्रायोफाइट. इनकी जो वेजिटेटिव फेज है ये कंप्लीट होती है लैंड पे. ठीक है, वेजिटेटिव फेज पूरा का पूरा लैंड पे ये कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ये वाटर पे डिपेंड होते हैं. इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, इतना भी ये इवॉल्व नहीं कर पाए खुद को कि ये वाटर से इंडिपेंडेंटली अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए. तो वेजिटेटिव फेज तो ये लैंड पे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया. मतलब प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस के नाम से जो प्लांट्स हैं वो फेमस है ब्रायोफाइट्स. ठीक है, मतलब ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा गया है. हेजविग जो हैं इनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो हेजविग हैं. ठीक है, लेकिन इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? शिवराम कश्यप. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, शिवराम कश्यप, जो कि इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं. अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को. ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं ये किस एल्गी से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि एल्गी के बाद ये इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, तो एल्गी में बहुत सारी एल्गीज हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है. ठीक है, तो सारी एल्गी में जो ग्रीन एल्गी है, इस ग्रीन एल्गी से ही ब्रायोफाइट्स जो है ओरिजिनेट हुए थे. ठीक, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब ज़मीन पर ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी ब्रायोफिटिक प्लांट स्पीसीज़ हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ वाटर में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि रिक्सिया की कुछ स्पीसीज़ हैं. और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पहले पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा. जैसे कि रिक्सिया फ्लुइटेंस है, रिक्सिया फॉन्टिनेलिस है और रिक्सिया एंटीपायरेटिका है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो कि एक्वेटिक हैं.
वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है और हैप्लॉइड होती है। उसके अलावा ये इंडिपेंडेंट भी होता है स्पोरोफाइट से, ठीक है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट से। और ये थैलोस भी हो सकते हैं या फिर फॉलियोस भी हो सकते हैं। थैलोस का मतलब होगा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस के फॉर्म में हो सकती है, जो कि रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसेरॉस में देखने को मिलता है, या फिर जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये फॉलियोस के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है गैमेटोफाइट में। थैलस में क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है वो किसी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, आपको क्लियरली उसमें ना रूट दिखेगा, ना लीफ दिखेगा, ना स्टेम दिखेगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको थैलस कहते हैं, ठीक है। तो रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसेरॉस में जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलस के फॉर्म में होता है, जबकि फ्यूनेरिया और स्फैग्नम में जो गैमेटोफाइट होता है वो फॉलियोस के फॉर्म में होता है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक। ट्रू रूट्स जो होते हैं, ट्रू रूट्स ऑलवेज एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट में आपको कभी भी रूट दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी जगह पे इनके पास कोई दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजोइड कहते हैं, ठीक है। और ये जो राइजोइड है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें राइजोइड यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि रिक्सिया और मार्केंसिया में, जबकि फ्यूनेरिया जो है ये एडवांस ब्रायोफाइट है जिसमें राइजोइड मल्टी सेलुलर होता है। वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम जो है वैस्कुलर टिश्यूज हैं जो कि नहीं पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, इसीलिए ओस्टवाल टिप्पो जो थे, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, थे, उन्होंने जो ब्रायोफाइट्स हैं उसको ए ट्राइकेटा के नाम से बुलाया था, ठीक है। तो ए ट्राइकेटा भी पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट्स को ए ट्राइकेटा किसने कहा था, तो ओस्टवाल टिप्पो का नाम याद रखिएगा, उन्होंने नॉन वैस्कुलर ब्रायोफाइट्स को ए ट्राइकेटा कहा था। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन होंगे उनके ऊपर जो है कि स्टेराइल लेयर, एक या एक से अधिक स्टेराइल लेयर की कवरिंग होती है जिसको जैकेट कहा जाता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऊगैमस टाइप होता है, ठीक है। ऊगैमस टाइप अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जो हैं अगर उनके साइज में और उनके मोबिलिटी में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम ऊगैमस टाइप कहेंगे। थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ, जैसे कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, एग सेल है, ठीक है, और जो मेल है वो क्या है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजॉइड या फिर एंथ्रोजॉइड के नाम से भी जाना जाता है ब्रायोफाइट में, ठीक है। तो ये है एग सेल जो कि फीमेल है और दूसरा होगा स्पर्म, ठीक है, सपोज स्पर्म है, ठीक है। तो इनके साइज में पहला डिफरेंस होगा, जो फीमेल है ये एक सेल है तो इसकी साइज जो है इतनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन जो स्पर्म या स्पर्मेटोजॉइड होगा वो काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। फीमेल काफ़ी लार्ज होगी और मेल जो है काफ़ी छोटा होगा। और दूसरी बात इनकी मोबिलिटी की, तो जो मेल होगा वो मोबाइल होगा, इसमें एक या दो या कई भी फ्लैजिला, कई सारे फ्लैजिला पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होगी इसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, ये नॉन मोटाइल होगी, ये मूव नहीं कर सकती, ये एक जगह स्थिर होगी, और जो मेल होगा वो मूव करेगा क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है, ठीक है। तो साइज और क्या हो गया, मोबिलिटी में डिफरेंसेस हैं, तो इस तरीके का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको ऊगैमस टाइप कहा जाता है। आगे बात करते हैं स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट जो होता है इसको स्पोरोगोनियम भी कहा जाता है और ये पार्शियली या फिर फुल्ली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन पे, मतलब जो स्पोरोफाइट बनेगा वो या तो आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर सकता है अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, या फिर कंप्लीटली डिपेंड कर सकता है। तो रिक्सिया जो है इसमें गैमेटोफाइट जो होता है ये अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, रिक्सिया के केस में। लेकिन फ्यूनेरिया के केस में
स्पोरोफाइट में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद से बना सके, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, जिसकी वजह से केवल इनिशियल पीरियड में ही उसको गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहना पड़ता है और बाकी टाइम पे वो खुद को सर्वाइव कर लेता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जो स्पोरोफाइट है फ्यूनेरिया का, वो पार्शियली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे, जबकि रिक्सिया में फुल्ली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। ठीक, स्पोरोफाइट जनरली डिफ्रेंशिएट होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर है, तो जनरली जो स्पोरोफाइट होगा वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। स्पोर्स जो होते हैं ये इस कैप्सूल के ही अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होंगे, फुट, सेटा और कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रायोफाइट्स में जितने भी स्पोर्स बनते हैं, सपोज कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, ठीक है, तो सारे स्पोर्स आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, सारे स्पोर्स में सिमिलरिटी होगी, सारे एक जैसे दिखाई देंगे। तो जब स्पोर्स एक जैसे होते हैं सारे, तो हम कहते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो है होमोस्पोरस हैं। वही अगर स्पोर्स में डिफरेंसेस देखने को मिले, उनके शेप में, साइज में और या फिर इंटरनल डिफरेंसेस, इस तरीके से अगर डिफरेंस देखने को मिलता है तब हम कहते हैं कि ऐसा प्लांट जो है हेट्रोस्पोरस है। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। देयर इज डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलता है, एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, ये कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं तो आपको चूज करना होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने एल्गी में भी पढ़ा है, फंजाई में भी पढ़ा है, टेरिडो में भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब में पढ़ेंगे। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होता है इसमें डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, तो राइट ऑप्शन जो है ब्रायोफाइट होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफिटिक फेज होता है ये हैप्लॉयड है, ठीक है, और स्पोरोफिटिक फेज जो होता है डिप्लॉयड होता है और डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स ब्रायोफाइट के जो है एपीफाइट्स भी होते हैं। ठीक है, एपी मीन्स होता है ऊपर, फाइट मीन्स होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उनको एपीफाइट्स कहते हैं, जैसे कि डेंड्रोसेरॉस हो गया और पोरेला हो गया। ठीक है, एपीफाइट्स के लिए आप याद रख सकते हैं डीपी। ठीक है, डीपी, डी से डेंड्रोसेरॉस और पी से पोरेला। कुछ और भी प्लांट्स हैं जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं, मोस्टली तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ एपीफाइट्स भी होते हैं और कुछ सैप्रोफिटिक भी होते हैं। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं और ये डेड मैटर्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, जैसे कि बॉक्सबोमिया एफाइला, ठीक है, बॉक्सबोमिया एफाइला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये कुछ सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की। तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स की भी, लेकिन जो फिलहाल रिसेंट में जो फॉलो किया जाता है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्मीथ, कैंपबेल और चेस्टर जो थे इन्होंने मिलकर के एक ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने ब्रायोफाइट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया था। इस लाइन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन ये है। ब्रायोफाइटा डिवीजन है, ठीक है, जिसकी 3 क्लासेस हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक, अब इन तीनों क्लासेस में कुछ ऑर्डर भी हैं, जैसे कि हिपैटिकोप्सिडा में 4 ऑर्डर हैं। पहला है मार्केंसियल्स, दूसरा है स्फेरोकार्पल्स, फिर है जेंजरमानियल्स और चौथा है कैलोब्राइयल्स। ठीक है, लेकिन एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में केवल सिंगल ऑर्डर है। एंथोसिरोटोप्सिडा का ऑर्डर है एंथोसिरोटिल्स, जिसमें एंथोसिरास आ जाएगा, और ब्रायोप्सिडा में है मसाई, जिसमें मॉसेस आएंगे। ठीक, अब हम 1 बाय 1 सारे क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहली क्लास जो है हिपैटिकोप्सिडा, जिसको हिपैटिसी या फिर कॉमनली लीवर वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे सबको लीवर वर्ड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि रिक्सिया को भी लीवर वर्ड कहते हैं, मार्केंसिया को भी लीवर वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब रिक्सिया की। तो मोस्ट स्पीसीज जो रिक्सिया की होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, मतलब अपनी लाइफ जो है लैंड पे कंप्लीट करती है, केवल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, आप जानते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर स्पीसीज है रिक्सिया की वो टेरेस्ट्रियल होती हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक हैं, मतलब अपनी पूरी लाइफ ये वाटर के अंदर ही जो है स्पेंड करती हैं, जैसे कि रिक्सिया फ्लुइटेंस, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, है रिक्सिया फ्लुइटेंस है, रिक्सिया फॉन्टिनेलिस है, एंटीपायरेटिका है, ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि एक्वेटिक हैं। उसके अलावा रिक्सिया गैंगेटिका जो है ये एंडेमिक प्लांट है,
जो कि इंडिया में पाया जाता है। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे सपोज कि ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये एक पूरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, वो केवल एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में ही पाई जा रही है। जैसे कि ये बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हो गई, इंडिया, पाकिस्तान या फिर कोई भी कंट्री हो गई, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज या कुछ प्लांट या एनिमल जो भी हैं वो केवल एक ही रीजन पे पाए जाते हैं और उसके अलावा वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। केवल एक ही जगह पे पाए जाएंगे और बाकी किसी भी कंट्री में वो नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो कि रिक्सिया के बारे में अगर हम बात करें तो रिक्सिया की एक स्पीसीज है जिसको रिक्सिया गैंगेटिका के नाम से जाना जाता है। ये एंडेमिक है इंडिया के लिए, मतलब रिक्सिया की ये स्पीसीज जो है ये पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया में पाई जाती है, उसके अलावा और ये कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसीलिए इस स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज घोषित किया गया है, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा मेन प्लांट बॉडी जो होती है रिक्सिया की, ये गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है और थैलस के फॉर्म में होती है, थैलोस, ठीक है। राइजोइड और स्केल की बात करते हैं तो राइजोइड जो है यूनिसेलुलर होता है और स्केल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और ये दोनों ही वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं थैलस की। अब वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस अगर आपको नहीं पता है तो सपोज कि ये एक थैलस है, ठीक है, ये एक थैलस है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसको हम कहेंगे डॉर्सल, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, इसको हम कहेंगे वेंट्रल, ठीक। अपर सरफेस को हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस और जो नीचे वाला सरफेस होता है इसको हम कहते हैं वेंट्रल, ठीक है। आप क्लियर है, ठीक है। तो राइजोइड्स और स्केल्स जो होते हैं ये वेंट्रल सरफेस पे नीचे वाली जो सतह होती है थैलस की वहाँ पे पाए जाते हैं। और राइजोइड्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, ठीक। ये थैलस का स्ट्रक्चर है रिक्सिया का, जिसमें आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल थैलस है जैसा कि आपको रिक्सिया दिखता है, ठीक है। उसके अलावा ये डॉर्सल व्यू है, मतलब ऊपर से आपको रिक्सिया कैसा दिखेगा वो दिखाया गया है इसमें, इस डायग्राम में, ठीक है, जिसमें ये एपिकल नॉच है और फिर ये जो इस तरीके से बीच में लाइन बनी है इसको मिडरिव कहते हैं या फिर मिड डॉर्सल ग्रूव कहा जाता है। और नीचे की तरफ जो है राइजोइड्स हैं जो कि आपको ऊपर से नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए ये डायग्राम भी अटैच किया गया है बुक में, ठीक। तो आप देख रहे हैं जब आप थैलस को उल्टा करके देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें ये छोटे छोटे से स्केल्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, ओके। और यहाँ पे सेंटर में जो है बहुत सारे यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हो गया थैलस का स्ट्रक्चर। अब हम थैलस की एनाटॉमी भी देखेंगे कि एनाटॉमी कैसी होती है, मतलब थैलस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटें थैलस का तो हम देखेंगे कि हम उसका रिक्सिया का जो थैलस होता है उसमें दो रीजन होते हैं। जो ऊपर वाला रीजन होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है और उसमें डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और जो दूसरा वाला रीजन होता है वो नीचे की तरफ होता है जिसको स्टोरेज रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये थैलस है तो इसमें दो रीजन होंगे, इसको काट के जब आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ होगा फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है, और नीचे की तरफ जो होगा ये पूरा स्टोरेज रीजन, ठीक है। स्टोरेज रीजन इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो स्टोरेज रीजन जो है किन सेल से मिलकर के बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से, ठीक है। और प्रत्येक पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर क्या भरा होता है, स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। ऊपर खाना बनता है और फिर उसको नीचे स्टोर किया जाता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, थैलस का, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये फोटोसिंथेटिक रीजन है और नीचे जो है खाली ये स्टोरेज रीजन है, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है ये मैग्नीफाइड व्यू है इसका, इसी सेक्शन का, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से सेल्स हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, सबसे ऊपर ये अपर एपिडर्मिस है। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक रीजन है जिसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, क्लोरोफिलस सेल्स हैं, ठीक है। और नीचे जो है ये स्टोरेज रीजन है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। फिर ये लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस से ही राइजोइड्स निकले होते हैं, ठीक। यहाँ पे भी वही बताया गया है, ये क्लोरोफिलस सेल्स हैं, ऊपर ये अपर एपिडर्मिस है और बीच में जो है एयर स्पेसेस, एयर पोर्स पाए जा रहे हैं, ठीक। और ये स्टोरेज रीजन है जो कि पैरेन्काइमा से बना है, पैरेन्काइमेटस सेल से,
फिर है लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस से ही बहुत सारे यूनिसेलुलर राइजोइड्स निकले होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन की। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिक्सिया का रिप्रोडक्शन जो है 2 मेथड से होता है। पहला तो वेजिटेटिव मेथड है और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे। पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी खुद को डेवलप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा परसिस्टेंट थिक एपिसेस से भी नया थैलस बन सकता है। ये सारे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है और माइंड में रखिएगा। उसके अलावा ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है और उससे भी नया थैलस बन जाता है। ठीक है, और जेमी के द्वारा भी, यहाँ पे ई नहीं होगा और ये जे की जगह पे जी होगा। ठीक है, तो जेमी का भी फॉर्मेशन होता है। जेमी का फॉर्मेशन होता है राइजोइड से। जो यंग राइजोइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें ही कुछ जेमा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है फिर ये मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है और फिर एक नया थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो जेमा के द्वारा होता है, ट्यूबर्स के द्वारा होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से होता है। ठीक है, उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि रिक्सिया फॉलो करता है वो है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। ठीक है, तो जो थैलस, अगर ये थैलस है तो इस थैलस का जो ओल्डर पोर्शन होगा, ठीक है, जो ओल्ड पोर्शंस होंगे, ठीक, उनका डेथ हो जाएगा। और डेथ के बाद जब उनका डीके प्रोसेस होगा तो डीके होने के बाद जो है उनमें एक प्रोसेस होता है डाइकोटॉमी। ठीक है, डाइकोटॉमी का मतलब होता है कि एक पोर्शन जो है 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाए, सेपरेट हो जाए। अगर ये ओल्डर पोर्शन है, ठीक है, तो ये 2 अलग अलग पार्ट में जो है सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डाइकोटॉमी। और इसी मेथड के थ्रू जो होता है 2 थैलस बन जाते हैं। ठीक है, अब डेथ एंड डीके के बाद क्या होगा कि ये जो 2 अलग अलग पोर्शन हुए यही फिर से डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं और एक नया थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का रिक्सिया के अंदर। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप होता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है। उसके बाद एंथरीडिया और आर्चिगोनिया आप जानते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मोस्ट स्पीसीज जो है मोनोसियस होती है, जिसको होमोथैलिक भी कहा जाता है। तो रिक्सिया में मोनोसियस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा थैलस रिक्सिया का जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे होमोथैलिक या मोनोसियस प्लांट। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं रिक्सिया की, केवल कुछ हैं जो कि डायोसियस या फिर हेट्रोथैलिक हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों थैलस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो होमोथैलिक जो स्पीसीज है रिक्सिया की, उसमें एक पैटर्न देखा जाता है। होमोथैलिक स्पीसीज में एंथेरिडिया जो होता है वो पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये होमोथैलिक के केस में है। अब हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथेरिडियम। तो एंथेरिडियम जो होता है इसके पास एक छोटा सा मल्टी सेलुलर स्टॉक होता है इसके बेस पे, और जो मेन बॉडी होती है एंथेरिडियम की वो घिरी होती है एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से। ठीक है, अगर ये मेन एंथेरिडियम का बॉडी है तो इसके बेस पे मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट होगा छोटा सा, और इस एंथेरिडियम के चारों तरफ एक सिंगल लेयर की स्टेराइल जैकेट बनी होती है जो कि इसको कवर करके रखती है। ठीक है, और इस एंथेरिडियम के अंदर जो है बहुत सारे मास ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये एंथेरिडियम है जिसमें ये छोटा सा मल्टी सेलुलर स्टॉक है। ठीक है, और ये जो एक छोटी सी पतली सी लेयर आपको सिंगल दिख रही है यही एक स्टेराइल लेयर है जिसको जैकेट कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मास ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल्स बहुत सारी प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये ऑस्टियोल क्या है? तो ऑस्टियोल जो है ये आप देख रहे हैं एंथेरिडियम है, एंथेरिडियम के चारों तरफ सेल्स हैं। ठीक है, इधर भी सेल्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, इधर भी हैं, तो इनके बीच में एंथेरिडियम है, लेकिन इन सेल्स और एंथेरिडियम के बीच में यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग होता है। इस ओपनिंग को ही ऑस्टियोल कहते हैं। ठीक है, तो जब जो स्पर्म या स्पर्मेटोजॉइड या एंथेरोजॉइड जो होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम के अंदर जो डेवलप होता है, तो उसको निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, और ये रास्ता जो है यही है ऑस्टियोल। इसी पोर के थ्रू एंथेरोजॉइड जो है बाहर निकलता है एंथेरिडियम से। ठीक है, तो ईच एंड्रोसाइट मदर सेल
AMC का मतलब होता है एंड्रोसाइट मदर सेल। तो प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है एक बार खुद को डिवाइड करती है और ये 2 एंड्रोसाइट बनाती है। ठीक है, एक AMC से 2 एंड्रोसाइट बनेंगे और प्रत्येक एंड्रोसाइट खुद को मेटामॉर्फोज करेगा और बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड बनाएगा। मतलब ये एंड्रोसाइट है, ठीक है, और एंड्रोसाइट में जब 2 फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तब हम इसको कहने लगते हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है, तो बाईफ्लैजिलेट जो एंथ्रोजॉइड होता है रिक्सिया का बाईफ्लैजिलेट होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं, और एंड्रोसाइट को तब हम कहने लगते हैं एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्मेटोजॉइड। अब वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग ऑफ एंथ्रोजॉइड। ठीक है, अब एंथ्रोजॉइड बन तो गया, लेकिन इसको एंथ्रीडियम से बाहर निकलने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब वाटर मिलेगा तभी ये वाटर के थ्रू अपने फ्लैजिला की मदद से स्विम करेगा, ठीक है, और एंथ्रीडियम से बाहर जाएगा। अब बात करते हैं आर्चिगोनियम की, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डॉर्सल सरफेस जो होता है थैलस का उसके अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, डॉर्सल सरफेस क्या होता है बता चुकी हूँ। तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है थैलस का उसके अंदर ही धंसा हुआ रहता है आर्चिगोनियल चैम्बर, जिसके अंदर आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है। जो मेच्योर आर्चिगोनियम होता है ये फ्लास्क शेप्ड दिखाई देता है। आपने लैब में फ्लास्क देखा होगा, इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है मेच्योर आर्चिगोनियम का। एंड इट हैविंग बेसल स्वोलन पोर्शन कॉल्ड वेंटर। अब ये जो आपको स्वोलन पोर्शन बेस पे दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं वेंटर। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला इलोंगेटेड पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं नेक। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन नेक कहलाता है। ठीक, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद जो वेंटर है इसके पास एक लार्ज बेसल एक सेल होती है और अपर स्मॉलर वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, वेंटर में जो बेस पे होता है, ये जो बेस है वेंटर का, यहाँ पे एक सेल होती है जो कि काफ़ी लार्ज होती है और ऊपर की तरफ जो होता है स्मॉल छोटे छोटे से वेंट्रल कैनाल सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब सिंगल लेयर जैकेट इज प्रेजेंट अराउंड द वेंटर। अब ये जो वेंटर है इस वेंटर के चारों तरफ सिंगल लेयर की स्टेराइल जैकेट बनी होती है, जैसे कि एंथ्रीडिया में था। ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं एक थैलस का स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल वाला रीजन है ऊपर का, और ये स्टोरेज रीजन नीचे का वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो जो आर्चिगोनियम है आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इम्बेडेड है, धसा हुआ है। ठीक, ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है, मैग्नीफाइड इमेज है, जिसमें देख रहे हैं आप फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जो कि आर्चिगोनिया है। ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है ये वेंटर है और ये वाला जो है नेक है। ठीक, और इसमें जो है बेस पे वेंटर के लार्ज एग सेल पाया जा रहा है, एग है। ठीक है, और ऊपर ये जो है ये वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं। ठीक, और ये नेक सेल्स है, ये पूरा नेक है और इसमें जो सेल्स हैं एक एक, ठीक है, यही नेक सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल। ओके, तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज टू फॉर्म म्यूसिलेजिनस मास। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही जो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल आपने देखा ये दोनों ही डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक म्यूसिलेजिनस मास बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो म्यूसिलेजिनस मास होता है ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, पहले ये नहीं कर सकता था, लेकिन दोनों डिसऑर्गेनाइज होकर के एक म्यूसिलेजिनस मास बनाए। अब ये म्यूसिलेजिनस मास वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर स्वेल कर जाता है। ठीक है, और स्वेल करने के बाद ये एक ओपनिंग बना लेता है नेक के टॉप पे। ठीक है, ये जो नेक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग बन जाती है। ठीक है, एक छोटा सा ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद जो एंथ्रोजॉइड होता है वो इस ओपनिंग के थ्रू अंदर आर्चिगोनियम में मूव करता है। ठीक है, एंटर करता है। तो बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है, तो बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड जो होता है रिक्सिया का वो आर्चिगोनियम के नेक की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, उधर मूव करता है, और मूव करने के बाद ये जो ओपनिंग होती है इसी के थ्रू आर्चिगोनियम में एंटर कर जाता है। तो मेनी एंथ्रोजॉइड्स में एंटर इनटू द आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम के अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही एंथ्रोजॉइड ऐसा होता है जो कि एक सेल के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्योंकि अंदर एक सिंगल एग सेल होती है और बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आते तो हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल
एक एंथ्रोजॉइड के साथ होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो जाइगोट बना, ये क्या है, ये स्पोरोफिटिक फेज का स्टार्टिंग है, उसका बिगिनिंग है। मतलब अभी तक जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा वो गैमेटोफिटिक फेज में था, लेकिन अब जब जाइगोट बना है तो जाइगोट से स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब स्पोरोफाइट की। तो जाइगोट जो होता है, जो कि स्पोरोफाइट की शुरुआत है, तो जाइगोट क्या करता है, अपने चारों तरफ एक वॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद विंटर की जो वॉल होती है, विंटर के चारों तरफ जो वॉल होती है, ये डिवाइड करके डबल लेयर की एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। ठीक है, और ये जो कैलिप्ट्रा है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है स्पोरोफाइट का, क्योंकि विंटर के अंदर जाइगोट होता है। ठीक है, तो जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डबल लेयर बनाई जाती है जिसको कैलिप्ट्रा कहा जाता है। अब जैसा कि एल्गी में आपने पढ़ा कि जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट नहीं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जो है फिर से खुद को ग्रो कराते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है और जाइगोट बनने के बाद ये तुरंत जो है मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है और फिर ये दो लेयर बनाता है। एक बाहर की लेयर होती है जो कि सिंगल लेयर होती है जिसको एम्फीथीशियम कहा जाता है, और उसके अंदर मास ऑफ सेल्स होते हैं जिसको एंडोथीशियम कहा जाता है। ठीक है, मास ऑफ सेल्स जो अंदर की तरफ होती है उसको एंडोथीशियम कहते हैं और बाहर की तरफ जो सेल होती है उसको एम्फीथीशियम लेयर कहा जाता है। अब जो एंडोथीशियम है, अब ये रिपीटेड टाइम डिवाइड करेगा खुद को और फिर ये बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, तो एंडोथीशियम में रिपीटेड टाइम डिवीजन होता है और स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। फिर इस स्पोरोजिनस टिश्यू से ही स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर मदर सेल जो होता है, प्रत्येक स्पोर मदर सेल में एक बार होता है मेयोसिस, मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। तो एक बार स्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, मेयोसिस होता है, जिससे कि हमें टेट्राहेड्रल शेप में स्पोर्स मिलते हैं। तो एक स्पोर मदर सेल में एक बार मेयोसिस होने पे हमें 4 स्पोर मिलते हैं जो कि टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। ठीक है, और फुल्ली डेवलप्ड स्पोरोफाइट जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है। हम रिक्सिया की बात कर रहे हैं तो रिक्सिया में जो एक फुल्ली डेवलप्ड स्पोरोफाइट होता है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें केवल और केवल कैप्सूल होता है। हमने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा कि स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, फूड, सीटा और कैप्सूल। लेकिन रिक्सिया के केस में जो स्पोरोफाइट होता है काफ़ी सिंपल होता है, जिसमें केवल और केवल कैप्सूल होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। एंड देयर इज नो फुट एंड सीटा। ओके, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज सिंपलेस्ट अमंग ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सब में सबसे सिंपल जो स्पोरोफाइट होता है वो रिक्सिया का ही होता है, क्योंकि इसमें केवल कैप्सूल होता है, फुट और सीटा नहीं होता। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफिटिक थैलाई। स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और फिर ये गैमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ये है स्पोरोफाइट। ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ आप देख रहे हैं डबल लेयर की कैलिप्ट्रा है जो कि स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक, उसके अंदर जो है टेट्राहेड्रल शेप में टेट्राड्स पाए जा रहे हैं स्पोर्स के। ठीक है, और उसके अलावा ये जो भी लिखा है ये आप पहले से जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ क्या है ये, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो ब्रायोफाइट्स में एक डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो रिक्सिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है हम उसको देखते हैं। देयर आर 2 जनरेशन इन लाइफ ऑफ रिक्सिया। पहला है गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज। जो गैमेटोफिटिक फेज है वो कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होता है स्पोर से। ठीक है, क्योंकि स्पोर से ही गैमेटोफाइट या थैलस बनता है, तो स्पोर से गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन तक चलता है। ठीक है, स्पोर से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो गैमेटोफिटिक फेज में आता है। उसके बाद जाइगोट से लेकर के स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो स्पोरोफिटिक फेज में आता है। ठीक है, तो रिक्सिया के लाइफ में 2 जनरेशन होता है, पहला है गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। क्यों डिपेंड होता है ये भी बता चुकी हूँ कि गैमेटोफाइट जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन स्पोरोफिटिक फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। Thus, heteromorphic और heterologous alternation of generation occur in Rixia। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, हेटेरो मीन्स होगा डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट डिफरेंट देखने में, मॉर्फोलॉजी जो होती है डिफरेंट होती है, इसीलिए इस तरीके का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है रिक्सिया में उसको हेटेरोमॉर्फिक या फिर हेटेरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इस तरीके का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसको हम डिप्लोहेप्लॉन्टिक कहते हैं। अब डिप्लोहेप्लॉन्टिक आप नाम से भी समझ सकते हैं, डिप्लो का मतलब हो जाएगा डिप्लॉयड और हैप्लो का मतलब हो जाएगा हेप्लॉयड। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं हम, तो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेशन हो रहा है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज का। स्पोरोफाइट आप जानते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, ठीक है, और गैमेटोफाइट जो होता है हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे क्या अल्टरनेशन चल रहा है ना, पहले एक बार स्पोरोफाइट बन रहा है जो कि डिप्लॉयड है, फिर गैमेटोफाइट बन रहा है जो कि हैप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड, तो इस तरीके से अल्टरनेशन हो रहा है डिप्लॉयड का फिर हैप्लॉयड का फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड, ठीक है। तो अल्टरनेशन किया जा रहा है यहाँ पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का, इसीलिए इस तरीके का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसको हम कहते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, ठीक है। ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में हम, क्योंकि अभी हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो ये शॉर्ट में क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं रिक्सिया के थैलस का। तो वेजिटेटिव मेथड कई सारे हैं, जैसे कि डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पोर्शन से भी रिक्सिया थैलस बन सकता है। उसके अलावा एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी रिक्सिया थैलस बन सकता है। ट्यूबर से भी नया रिक्सिया थैलस बनता है। उसके अलावा ये जो यहाँ पे ऊपर नहीं दिख रहा है ये है परसिस्टेंट एपिसेस, ठीक है। तो परसिस्टेंट एपिसेस से भी एक थैलस का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि वेजिटेटिव मेथड्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन बनता है जो कि है एंथ्रीडियम, जिससे एंथ्रोजॉइड बनता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, जिससे एग बनता है, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड और एग जो है फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम बनता है, और इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनमें मेयोसिस या रिडक्शनल डिवीजन होता है, और फिर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं और वापस से रिक्सिया का थैलस बना लेते हैं या रिक्सिया का गैमेटोफाइट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल रिक्सिया का। आप देख रहे हैं स्पोर से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं इसकी लाइफ के, वो सब के सब हैप्लॉयड हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है और स्पोर मदर सेल, यहाँ तक में जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं वो सब डिप्लॉयड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड, तो इस तरीके से अल्टरनेशन हो रहा है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जनरेशन का। तो इसीलिए इस तरीके का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम डिप्लोहेप्लॉन्टिक कहते हैं, ठीक है। तो रिक्सिया कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम लोग और भी ब्रायोफिटिक जनरा के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्किन्स या फ्यूनेरिया, ठीक है, जो भी सिलेबस में है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।